Hello and welcome again to my YouTube classes All Accounting. Dear students, आप जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया है एंड द चैप्टर इज जर्नल। और जर्नल पे हमारा ये तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना कि जर्नल जो है इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। तो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है और हमारा जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस का ये पहला स्टेप है। और जर्नल से पहले भी दो स्टेप्स हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग, बट दोज टू स्टेप्स और इंटेलेक्चुअल स्टेप्स। उसमें हम सिर्फ देखते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट को, लेकिन रिकॉर्डिंग का सिलसिला जो है वो जर्नल से ही स्टार्ट होता है। दैट इज वाई जर्नल इज कॉल्ड एज द प्राइमरी बुक. It is also called the book of original entry. It is also called the day book. Day book इसलिए because all the day to day transactions are recorded in journal. तो बिजनेस जो भी काम करता है, बिजनेस जो भी एक्टिविटीज करता है, उन्हीं एक्टिविटीज को हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स कहते हैं। और बिजनेस के सारी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। और रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जो रिकॉर्डिंग का पहला स्टेप है वो जर्नल से स्टार्ट होता है। तो पहले इसी किताब में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट जो है दे रन इन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और इट मे बी इन लैक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन हमें हजारों और लाखों ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम सिंपल करते हैं। सारी ट्रांजैक्शन जो होती है बिजनेस की, अगर ये हजारों में भी हो, लाखों में भी हो, तो इनको हमने सिर्फ 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो वो 5 कैटेगरीज क्या है? तो पहली कैटेगरी जो ट्रांजैक्शन की होती है दैट मे बी एक्सपेंसेस। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन इवेंट जो होते हैं वो एक्सपेंस हो सकते हैं, बिजनेस खर्चे करता है। दोज ट्रांजैक्शन इवेंट्स में भी इनकम्स, बिजनेस आमदनी कमाता है। और दोज में भी समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, क्वाइट ऑफन दैट इज द एसेट्स। बिजनेस के पास प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है। बिजनेस में यूज करने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसेट्स होनी चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। तो एसेट इज द रिसोर्स। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जिसको हम कहते हैं, तो एसेट बिजनेस खरीदता भी है और पुराना हो गया तो बेचता है। और बिजनेस की और एक ट्रांजैक्शन जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन लायबिलिटीज, यानी बिजनेस के कर्जे होते हैं। बिजनेस लोगों से कर्जा लेता है, बैंक से कर्जा लेता है या उधार में लेता है, चीजें उधार लेता है, एसेट उधार लेता है, तो कॉल्ड लायबिलिटीज। और लास्ट पे बिजनेस के पास जो होता है कैपिटल भी होता है, एंड कैपिटल इज ये वो उधार होता है जो बिजनेस जो होता है बिजनेसमैन से लेता है। आपको हमेशा याद रखना है हम बिजनेसमैन के बदले अकाउंटिंग नहीं करते हैं। हमेशा आपको ये याद रखना है कि हम बिजनेस के बदले अकाउंटिंग करते होते हैं। वी आर एक्चुअली बिजनेस, we do accounting on behalf of a business, not businessman. That is why we treat capital, यानी businessman ने जो business में पैसा लगाया है that capital we treat as liability according to business entity concept. तो business की जो हजारों ट्रांजैक्शन या लाखों ट्रांजैक्शन जो है, तो हमने उन लाखों हजारों ट्रांजैक्शन को सिर्फ इन्हीं 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यानी वो ट्रांजैक्शन या तो बिजनेस के खर्चे होते हैं, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की आमदनियां होती है, ट्रांजैक्शन बिजनेस की एसेट यानी प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस के कर्जे उस पे बेस्ड होती है या कैपिटल पे बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। तो हम कोशिश करेंगे एक एक करके। पहले हम सीखेंगे कि एक्सपेंस की जो रिकॉर्डिंग होती है कैसे की जाती है, उसके बाद हम इनकम का देखेंगे, एसेट का देखेंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल का देखेंगे। और ये कंप्लीट करने के बाद वी विल बी एबल टू मेक एनी जर्नल एंट्री, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन की हम फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू दिस एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है दैट वी विल ट्राई टू लर्न टुडे। तो मैंने यहां लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। एक एक्सपेंसेस को या किसी भी एक्सपेंस को डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, ये सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस आप ले सकते हो। यहां मैंने सैलरी की एग्जांपल ली है। तो सैलरी के 5 सिचुएशंस मैंने यहां लिखे हैं। तो हम देखेंगे इन 5 सिचुएशंस में सैलरी यानी एक्सपेंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली जो सिचुएशन है वो है, आप देख सकते हैं, सैलरी पेड।
सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। सैलरी पेड, सैलरी बिजनेस का एक खर्चा है, तो यहां लिखा है कि बिजनेस ने सैलरी दी है। कितनी दी है? 5,000। वी नो दैट in every transaction or event we have to identify the two aspects of the transaction। तो सैलरी पेड में दो एस्पेक्ट्स क्या है? अगर हम यहां इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट इसमें सैलरी है, और इट इज पेड, वी पे सैलरी ऑलवेज, व्हेन इट इज पेड इन कैश। तो दो एस्पेक्ट इसमें है। वी हैव आइडेंटिफाइड द टू एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज सैलरी और नेक्स्ट इज कैश। तो सैलरी जो है, सैलरी वो वी नो इट इज एन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है। कैश वी नो कैश इज एसेट, हम जानते हैं कैश इज प्रॉपर्टी। ये पिछले लेक्चर में भी आपको बोला है, और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी हमने डिस्कस किया है एसेट क्या होता है। एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, यानी लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होते हैं, दैट मच यू अंडरस्टैंड। तो सैलरी इज एक्सपेंस एंड कैश इज एसेट, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स। एक्सपेंस जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में आप देख सकते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑलवेज, यू मस्ट नो द गोल्डन रूल्स। तो एक्सपेंस जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस के लिए जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि इनकम नहीं है, ये एक्सपेंस है, सो वी नीड दिस एस्पेक्ट दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस जो होगा ये डेबिट होगा, हम यहां लिख के रखेंगे। मैं ये एनालाइज कर रहा हूं ट्रांजैक्शन को, ये हमें कहीं दिस नॉट रिकॉर्डिंग, दिस जस्ट एनालाइजिंग। ये फिर जब आप हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ये आप जबानी फिर बाद में कर सकते हो। तो नेक्स्ट वन इज नाउ सैलरी इज एक्सपेंस एंड एज पर रूल एक्सपेंसेस डेबिटेड, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नाउ नेक्स्ट वन, तो ये हमें जरूरत नहीं है, क्रेडिट हमें नहीं यहां पर काम आएगा, बिकॉज इन दिस ट्रांजैक्शन देयर इज नो इनकम, सो दिस वी डोंट नीड दिस एस्पेक्ट। हियर वी नीड कैश, कैश इज एसेट, और एसेट मीन्स रियल अकाउंट, all the assets account or real account। और real account की formula क्या है? debit what comes in, credit what goes out। now you have to see whether cash is comes in or cash is goes out। so here is credit what goes, when we pay the salary cash goes out, so cash goes out of the business, so we will credit it। तो simple it is। सैलरी पेड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? एज पर रूल सैलरी जो है ये डेबिट हम करेंगे, और कैश जो है ये हम क्रेडिट करेंगे। इन दो, इसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें इन दो आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। सो रिकॉर्ड करने का तरीका यह है, डेट में हम लिखेंगे, क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन तो आई विल राइट 1, तो अगर ये डेट लिखा होगा तो आप डेट लिखेंगे। तो इसकी जो हमें जर्नल एंट्री करनी है, रिकॉर्डिंग जो करनी है, आई विल राइट हियर लाइक दिस, सैलरी, ऐसे आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट DR, यानी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट इज अमाउंट में लिखेंगे डेबिट अमाउंट में 5,000, और कैश अकाउंट क्रेडिट के सीधे यहां सीध में लिखेंगे that is credit may be 5,000, two aspects of a transaction, so this becomes a journal entry। this is the debit aspect and this is the credit aspect, and both these aspects are called a journal entry। तो हमने इस आइटम को जर्नल में रिकॉर्ड किया। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड सैलरी पेड। जब हम सैलरी देते हैं तो इसको रिकॉर्ड करने का तरीका यह है। तो नीचे हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड बीइंग, फॉर भी लिख सकते हैं, बीइंग सैलरी पेड ₹5,000। कहीं आप ये भी लिखा होता है सैलरी पेड इन कैश, ये भी लिख सकते हैं सैलरी पेड, बट सैलरी इज पेड ऑलवेज इन कैश। तो यहां पर लिखा सैलरी पेड मीन सैलरी पेड इन कैश। दिस इज द वन सिचुएशन ऑफ सैलरी। नेक्स्ट वन इज सैलरी पेड बाय चेक। Now next is salary. First of all, salary paid in cash. Next one is salary paid by check. So we have not changed so many things here. Salary is here, salary is expense. So instead of cash, we will write here bank, because that check will go to the bank, जहां पर हमारा अकाउंट है, और उस अकाउंट से हमारे पैसे निकल जाएंगे। तो बैंक here again is an asset। ये वो बैंक नहीं है, it is not J&K bank। This bank, always you have to remember, this bank means the account which we have opened in bank। किसी भी बैंक में जो हमारा अकाउंट होता है, तो यहां उस बैंक का मतलब वही होता है। तो बैंक में हमारे पैसे होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती है। सो दिस बैंक अकाउंट इज एसेट। तो इससे पहले कैश यहां मैंने लिखा था, लेकिन नाउ इट इज सैलरी पेड बाय चेक, तो सैलरी ही रहेगा। तो लेकिन यहां कैश के बदले में रिप्लेस करूंगा बैंक से, और बैंक से भी
क्योंकि ये एसेट है तो रियल अकाउंट है, फॉर्मूला यही लगेगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, क्या हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। अगेन when we pay the salary by check तो हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा, so we don't need this aspect but rather we need this line that is credit what goes out। ये आउट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, so bank account will be credited। तो again we have to write this entry like this, को हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ डेट में हम लिखेंगे it is the second entry and we'll write here it is very simple, that is salary account debit। अगेन यहां पे सैलरी अकाउंट डेबिट बिकॉज सैलरी इन बोथ द केसेस एक्सपेंस, और जब भी सैलरी एक्सपेंस होता है इट इज ऑलवेज डेबिटेड। एंड यहां पर कैश के बदले में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बिकॉज इससे पहले जो था दैट कैश गोज आउट, नाउ द अमाउंट गोज आउट ऑफ द बैंक अकाउंट, सो विल राइट टू बैंक अकाउंट। दिस इज द डेबिट एस्पेक्ट एंड दिस टू एस्पेक्ट इज कॉल्ड क्रेडिट एस्पेक्ट। एंड द अमाउंट इज डेबिट में भी लिखेंगे 6000 और क्रेडिट के सीध में यहां क्रेडिट में लिखेंगे 6000, नरेशन में लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, सो रुपीज 6000 हमने चेक के जरिए पे किया है सैलरी। सो यहां हम ये इसको अंडरलाइन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, दिस इज द सेकंड एंट्री रिगार्डिंग द सैलरी। सो दिस इज द सेकंड सिचुएशन, फर्स्ट वाज सैलरी पेड इन कैश, second one is salary paid by check। Now next one is very important, salary due but not paid। This is very very important, salary due but not paid। इससे पहले जो सिचुएशन थी इसमें सैलरी हमने पे की थी, यहां पर कैश के जरिए, यहां चेक के जरिए, लेकिन अब कह रहा है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सैलरी, इसको हम सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसको बड़ा समझना जरूरी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब हमें सैलरी जो है, सैलरी चढ़ी है बिजनेस को, यानी हमारे मुलाजिम ने काम किया है लेकिन उसकी सैलरी अभी पे नहीं हुई है, तो इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या दो एस्पेक्ट्स हैं। सैलरी जो है, सैलरी ड्यू यानी सैलरी तो चढ़ी है यानी खर्चा हुआ है, बिकॉज एम्प्लॉय हैज वर्कड, इसका मतलब सैलरी जो है ये खर्चा हो गया है सैलरी। तो पहला एस्पेक्ट इसमें क्या है, दैट इज सैलरी। द अदर एस्पेक्ट, व्हाट इज द अदर एस्पेक्ट, ये खर्चा जो हुआ है किसका हुआ है, यानी काम किसने किया है, ये मुलाजिम ने किया है। क्योंकि इससे पहले हमने सैलरी पेड इन कैश पैसा दिया था, सैलरी पेड बाय चेक हमने चेक के जरिए पैसा दिया था, लेकिन इस वक्त हमने पैसा नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो सैलरी है ये आउटस्टैंडिंग है, ये बकाया है। तो इसका मतलब है ये जो एम्प्लॉई है ये हमारा कर्जदार है, इसको हम पैसे उधारते हैं, और कर्जदार जो हमारा होता है ये पर्सनल अकाउंट है। और कर्जदार जो होते हैं, एम्प्लॉइज कैन बी मैनी, there can be hundreds of employees, but we don't write the name of hundreds of employees, rather we write the representative account of all these employees। यानी सारे employees के बदले हम एक representative personal account इस्तेमाल करते हैं जो इन सारे employees को represent करता है, और उस representative account को हम यहां लिखते हैं salary outstanding। तो इसमें जो दो एस्पेक्ट्स हैं इस ट्रांजैक्शन में, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, तो इसमें पहला एस्पेक्ट सैलरी है, बिकॉज सैलरी इज एक्सपेंस, सैलरी हमें चढ़ी है, बिजनेस को सैलरी देनी है लेकिन दी नहीं है, तो इसका मतलब कर्जा चढ़ गया है। किनका कर्जा चढ़ गया, उनका नाम लिखेंगे, क्योंकि वो नाम हजारों हैं, एम्प्लॉइज कैन बी थाउजेंड्स, एम्प्लॉइज कैन बी हंड्रेड्स, तो सारे एम्प्लॉइज के बदले एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है, ये सैलरी जो है ये एक्सपेंस है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ये पर्सनल अकाउंट है, आप याद रखोगे, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज नॉट नॉमिनल अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज पर्सनल अकाउंट। इस पर्सनल अकाउंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमने इसको एम्प्लॉइज के बदले, हमने एक एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज पर्सन है उनके बदले हमने इसको इस्तेमाल किया है, सो इट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर हम नॉमिनल अकाउंट की फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्योंकि एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो अगेन इट विल बी डेबिटेड, सैलरी विल बी डेबिटेड। और यहां पर जो है
सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है इसमें हम रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट की फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। अब हमें ये देख रहे हैं कि ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये जो एम्प्लॉइज हैं, ये हमारे रिसीवर है, ये गिवर है, ये डेटर है, ये क्रेडिटर है। पहले हम देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये वो एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी हमारे पास है। डेबिट द रिसीवर, क्या वो रिसीवर है? नो, दे हैव नॉट रिसीव्ड द सैलरी। क्या वो डेटर है? क्या वो हमें उधारते हैं? नहीं, वो हमें उधारते नहीं है, तो ये हमें हमारे काम नहीं आएगा। नेक्स्ट मींस क्रेडिट द गिवर, क्या हमें वो दे रहे हैं कुछ? नहीं, वो कुछ नहीं दे रहे हमें। वो हमें क्या दे रहे हैं? वो हमें काम कर रहे हैं, हमें पैसा वैसा कुछ नहीं दे रहा है वो। तो फिर क्या आएगा? क्रेडिट द क्रेडिटर। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये वो एम्प्लॉइज हैं जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिनको हम उधारते हैं। तो यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा क्रेडिट द क्रेडिटर। ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमें अब पता लग गया क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। इन दिस केस सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, व्हाट वी हैव टू डेबिट? वी हैव टू डेबिट सैलरी बिकॉज एक्सपेंस जो है बिजनेस को चढ़ा है। और नेक्स्ट वी हैव टू क्रेडिट सैलरी आउटस्टैंडिंग। व्हाई सैलरी आउटस्टैंडिंग? बिकॉज दीज आर द एम्प्लॉइज टू होम वी ओ द सैलरी। ये वो एम्प्लॉइज हैं जिनके पास, यानी जिनको हम सैलरी उधारते हैं, और वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर्स के लिए फॉर्मूला जो है वो है क्रेडिट द क्रेडिटर। सो लेट अस रिकॉर्ड इट हियर लाइक दिस। तो तीसरी जर्नल एंट्री है, विल राइट सैलरी, अगेन सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी यहां भी एक्सपेंस है, यहां भी एक्सपेंस है, यहां भी एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। तो विल राइट सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना है सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा? दैट इज 4000 डेबिट कॉलम में भी, और 4000 हम लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में भी। तो ये हम लिखेंगे बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, इतना ही लिख सकते हैं। बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹4000, या यही आप लिख सकते हो बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, आप ये भी लिख सकते हो। तो दैट इज as you like. तो this was the journal entry for salary due but not paid. ये सैलरी के बदले हो सकता है wages due but not paid, can be rent due but not paid, commission due but not paid, interest due but not paid। तो लेकिन एंट्री सिर्फ आपको नाम वहां चेंज करना है। अगर ये होगा wages due but not paid तो आप लिखोगे wages account debit wages outstanding। ये होगा रेंट ड्यू बट नॉट पे तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट रेंट आउटस्टैंडिंग। तो एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस के लिए यही जो तरीका है इस्तेमाल किया जाएगा when there is salary due or expense due but not paid. Now the next situation is very important, that is salary paid but not due. पहले था सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, अब लिखा है सैलरी पेड बट नॉट ड्यू। इसको हम यहां लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम जो नाम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंस। सैलरी पेड, सैलरी हमने दी है, बट नॉट ड्यू, लेकिन वो सैलरी जो थी वो एम्प्लॉइज ने कमाई नहीं थी। That means we pay the salary of, for example, it is the month of, right now is the month of September. So if we pay the salary of October in the month of September, that will be salary paid but not due, because the salary of October is not yet due. अक्टूबर की सैलरी अभी ड्यू नहीं है, अभी वो एम्प्लॉय ने कमाई नहीं है, लेकिन आपने अक्टूबर की सैलरी को सितंबर में ही पे किया। तो सितंबर में इसको क्या रिकॉर्ड करोगे आप? सितंबर में इसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि आप अक्टूबर तो वेट नहीं करोगे ना, तो आपको सितंबर में ही रिकॉर्ड करना है। तो सितंबर में इस आइटम की, इस सैलरी की आप क्या रिकॉर्डिंग करोगे? दैट वी हैव टू लर्न, एंड दैट ये इट इज नॉट ओनली सैलरी, इट कैन बी एनी एक्सपेंस। तो ऐसे एक्सपेंस की आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे जो एक्सपेंस आपने पहले ही एडवांस में दिया है, लेकिन वो एक्सपेंस आपके बिजनेस में भी हुआ नहीं है, उस एक्सपेंस का जो फायदा है वो आपने अभी उठाया नहीं है। तो इसमें जो दो एस्पेक्ट्स है वो क्या है? अब यहां लिखा है सैलरी पेड बट नॉट ड्यू, क्योंकि एक्सपेंस नहीं है। सितंबर, फॉर मैंने अब यही एग्जांपल आपको दी, आज सितंबर है या जनवरी है, कोई भी आप मंथ ले सकते हो, क्योंकि यहां सितंबर इस वक्त चल रहा है, तो मैं सितंबर की एग्जांपल ले रहा हूं। तो सितंबर में आपने पैसा दिया है, लेकिन अक्टूबर के लिए, तो सितंबर में क्या एंट्री करोगे? क्या ये सितंबर का खर्चा है? नो, इट इज नॉट, ये सितंबर का खर्चा नहीं है। तो सितंबर में क्या है? सितंबर में इसको हम लिखेंगे प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी। तो ये वही है,
सितंबर में हमारा ये डेटर है, यानी जिस मुलाजिम को या जिन मुलाजिमों को आपने सितंबर में अक्टूबर की सैलरी दी, वो मुलाजिम जो है वो अक्टूबर तक, क्योंकि हम अक्टूबर में भी नहीं है, हम सितंबर में है, तो सितंबर में वो सारे एम्प्लॉइज हमारे डेटर्स हैं, वो रिसीवर करते हैं, वो हमारे डेटर्स हमें उधारते हैं, क्योंकि उन एम्प्लॉइज ने अभी वो सैलरी नहीं कमाई। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जब तक एक्सपेंस नहीं होता है, तो यानी एक्रू नहीं होता है, इनकर नहीं होता है, तब तक उस एक्सपेंस हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सितंबर में जो ये खर्चा हमने पे किया अक्टूबर के लिए, तो सितंबर में इसको खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वी विल रिकॉर्ड इट एज एसेट। और इस एसेट का नाम क्या है? इस एसेट का नाम है प्रीपेड सैलरी। ये प्रीपेड सैलरी जो है, ये हमारे डेटर्स हैं, ये वो एम्प्लॉइज हैं जिनको हमने एडवांस में सैलरी दी। जब तक वो अक्टूबर में काम नहीं करेंगे तब तक ये कहलाएगा एज डेटर, तब तक ये कहलाएगा हमारा एज एसेट। या पर्सनल अकाउंट भी इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो वो रिसीवर बन गए, वो डेटर बन गए, वो हमें उधारते हैं, ये हमारा एसेट है जब तक के अक्टूबर, क्योंकि हम सितंबर में भी या अक्टूबर में नहीं है, तो सितंबर में इसको एज एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे, एज डेटर हम रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा इसमें क्या है? सैलरी पेड बट नॉट ड्यू। तो सैलरी पे की है, दैट मींस सैलरी पेड इन कैश। तो दूसरा एस्पेक्ट इसमें कैश है। तो पहला इसमें प्रीपेड सैलरी है और दूसरा इसमें कैश है। प्रीपेड सैलरी जो है ये आप एज रियल अकाउंट भी ले सकते हो, एज पर्सनल अकाउंट भी ले सकते हो। तो पर्सनल अकाउंट में जो एम्प्लॉइज हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो फॉर्मूला है वो है, पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला जो है वो है डेबिट, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट फॉर्मूला एक ही है, दैट इज डेबिट द रिसीवर और डेटर क्रेडिट द गिवर और क्रेडिटर। क्योंकि ये जो प्रीपेड सैलरी है, ये वो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने पहले ही सैलरी ली, एडवांस में ली है, तो वो क्या बन गए? डेबिट द रिसीवर। और रिसीवर भी है और साथ साथ में क्या है? डेबिट द डेटर, वो डेटर भी है, वो बिजनेस को उधारते हैं क्योंकि उन्होंने काम अभी नहीं किया है। तो इन बोथ द केसेस इट इज रिसीवर भी हम इनको कह सकते हैं और डेटर भी कह सकते हैं, हमारे ये डेटर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द डेटर। और कैश जो है, कैश गोज आउट, क्योंकि हमने सैलरी दी है, एडवांस में दी, तो कैश गोज आउट, और कैश गोज आउट की फॉर्मूला है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां क्रेडिट क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा। सो वी विल रिकॉर्ड इट हियर लाइक दिस, वी विल रिकॉर्ड दैट इज प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। वाई डेबिट? बिकॉज डेबिट द डेटर, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ये वो एम्प्लॉइज हैं जिनको हमने एडवांस में सैलरी दी, तो ये रिसीवर बन गए, ये डेटर बन गए, तो इसलिए हमने इनको डेबिट किया। एंड टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, तो कैश विल बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 5000, द अमाउंट इज 3000, सॉरी, द अमाउंट इज 3000। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 3000। यहाँ डेबिट की सीध में, क्रेडिट की सीध में, हम यहाँ लिखेंगे नरेशन में, एक्सप्लेनेशन में, बीइंग प्रीपेड सैलरी, इतना ही हम लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है पूरा वो लिखने की। यू कैन राइट इट द होल सैलरी पेड but not due, you can write it here, but we can here in short we can write prepaid salary rupees 3000 या being salary prepaid rupees 3000, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। This is the next situation about the salary, that is salary paid but not due। हमने सैलरी दी है लेकिन सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई थी, सैलरी हमें नहीं अभी देनी थी लेकिन वो हमने एडवांस में दी, तो उसको हम कहते हैं प्रीपेड सैलरी। जो हम एडवांस में देते हैं वो हमारा एसेट है, तो यहां से एक एसेट आता है, या आप पर्सनल अकाउंट भी ट्रीट कर सकते हो, ये एसेट भी डेटर भी है, डेबिट द डेटर, तो डेटर एसेट भी कहलाता है। तो यहां कहेंगे डेटर आया है कि गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेटर आया है, तो आप इसको ऐसे भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन बोथ द सिचुएशंस, वेदर यू ट्रीट इट एज रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, इन बोथ द सिचुएशंस दिस प्रीपेड सैलरी विल बी डेबिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन रादर, इट इज द लास्ट ईयर्स सैलरी पेड, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर सैलरी पेड, यानी अभी 2025 चल रहा है, तो आपने 2025 में जो है 2024 की सैलरी दी, तो 2024 में क्या थी? वो 2024 की सैलरी को आपने 2024 में क्यों नहीं दिया? तो आपने नहीं दिया, आपने पे नहीं किया, तो 2024 में जो वो सैलरी थी वो थी सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सही। 2024 में वो सैलरी थी सैलरी आउटस्टैंडिंग, और उस सैलरी आउटस्टैंडिंग को आज आपने 2025 में पे किया, दिया। लास्ट ईयर सैलरी पेड इन कैश, दैट मीन्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कैश। तो लास्ट ईयर के जो हमारे कर्जदार थे
यानी लास्ट ईयर वो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, तो लास्ट ईयर हमने उनको क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग आज क्या बन जाएंगे, वो सैलरी आउटस्टैंडिंग आज बन जाएंगे रिसीवर। ये हमारे कर्जदार थे, यानी ये यहां पर जो हमने यहां पर लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग को हमने यहां क्रेडिट किया, तो ये एंट्री हमने लास्ट ईयर की होगी। तो लास्ट ईयर हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया, क्योंकि क्रेडिट द क्रेडिटर, क्योंकि हम उनको उधारते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल हमने अब उनको पेमेंट की, तो इन्हीं सैलरी आउटस्टैंडिंग वालों को पेमेंट की, तो हम लिखेंगे सैलरी। अब सैलरी का कोई नाम है मैं यहां नहीं लिख रहा है, क्योंकि दिस सैलरी इज नॉट अवर एक्सपेंस, दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द लास्ट ईयर। ये पिछले साल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो चुका है, लाइक दिस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो इसको लास्ट ईयर मैंने रिकॉर्ड किया है। इस साल हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस साल हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने एक कर्जा उतारा, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग जो थी, ये हमारा कर्जदार जो था, इसको हमने पैसे दे दिए, तो कर्जदार को पैसे दे दिए, तो एक अकाउंट जो इसमें है वो है सैलरी आउटस्टैंडिंग। और दूसरा, जब हम कर्जा पे करेंगे तो क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे। कैश इज अगेन एसेट, इज द रियल अकाउंट, तो हम पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट को यूज करेंगे। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये है। दूसरा कैश अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है, वो ये है, डेबिट द रिसीवर, तो ये रिसीवर है, तो रिसीवर में ये डेबिट हो जाएंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, यहां पर ये क्रेडिटर था, जब ये सैलरी बकाया थी तो क्रेडिटर था, लेकिन अगले साल जब उसको पेमेंट मिल गई तो ये रिसीवर बन गया, तो रिसीवर की फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर। तो सैलरी अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो वेरी सिंपल इट इज, विल राइट हियर लाइक दिस, विल राइट हियर सैलरी आउटस्टैंडिंग account debit. Don't get confused, please. Here salary outstanding is credit, here salary outstanding is debit. Why? Here it is credit the creditor. यहां ये बकाया रह गई थी तो हमने ये एंट्री की, आज हमने उनको पेमेंट दी तो ये अकाउंट यहां से क्लोज हो जाएगा, ये बन गई रिसीवर, तो इट विल बी डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट, एंड कैश गोज आउट। How much? And that is 5,000. 5,000 इन्होंने लिया और 5,000 कैश गोज आउट। तो नरेशन में हम लिखेंगे being last year's salary paid, हमने लास्ट ईयर की सैलरी दे दी, that is 5,000. So this is all about the recording of expenses in different situations. Now you can do many more journal entries and put, instead of salary you can put rent, और रेंट की आप जर्नल एंट्री कीजिए। यहां आप रेंट पेड लिखिए, रेंट पेड बाय चेक लिखिए, रेंट ड्यू बट नॉट पेड लिखिए, रेंट पेड बट नॉट ड्यू लिखिए, या लास्ट ईयर रेंट पेड, तो इसको आप जर्नलाइज कीजिए। यहां रेंट के बजाय सैलरी वेज को इस्तेमाल कीजिए। तो अलग अलग जितने भी एक्सपेंस हैं तो उनको आप इस्तेमाल करके खुद आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो सारे एक्सपेंसेस की तो यही 5 सिचुएशंस आ सकती हैं किसी भी जर्नल में। तो इन 5 सिचुएशंस को जो रिकॉर्ड करने का तरीका है, दिस इज द वे ऑफ रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट, so for the recording of expenses concerned, as I told you that we have to discuss all the transaction is based on expenses, incomes, assets, liabilities and capital. So next lecture inshallah will be based on incomes की incomes को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं in different situations में। I hope you have understood this, but आई होप ये भी मुझे उम्मीद है आपसे कि अगर आप ये कहीं आपको लगता है कि ये कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन राइट टू मी, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन इफ यू फील एनीथिंग you have not understood, but for that matter you have to see the whole lecture and plus you have to see the previous lectures as well, because I cannot discuss everything here. Many things have been discussed in previous lectures, so previous lectures को भी आपको watch करना चाहिए from the very beginning so that there may not be any confusion. यानी in the middle आप अगर आप jump लगाओगे, in the middle आप कहीं से आप कोई चीज ग्रास्प कर रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नए हो अकाउंटिंग में तो आपको पहले से ही ये सारी जो अकाउंटिंग की जो लेक्चर सीरीज हैं इसको आपको देखना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो विल मीट अगेन विद दिस इनकम को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है in my next lecture, and till then I wish you best of luck. Take very good care of yourself. Thank you so much.